इंद्रेश जी, खास मुलाकात में आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको और चैनल को बहुत बहुत बधाई। इंद्रेश जी, थोड़ी चर्चा करेंगे धारा 370 के ऊपर। संघ का एक प्रमुख नारा रहा सुबह 370 खत्म करने के लिए, क्या अब वो 370 खत्म हो गया है? ऐसा है, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बना रही थी, उस समय पर एक चर्चा चली कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। उस स्पेशल स्टेटस का नाम बना अस्थाई धारा 370। उसका प्रथम विरोध तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया कि इस अलगाववादी धारा को हम संविधान का हिस्सा नहीं बना सकते। उसके बाद बाहर से चाहे लोहिया थे और चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि थे, इन सब ने भी उसका विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम सदस्य थे 6, उनमें से 6 में हजरत नौमानी के साथ जो उन्नाव से थे, उन्होंने विरोध किया और रजिस्टर करवाया कि ये धारा देश के लिए घातक होगी। इसलिए उन्होंने पंडित जी को कहा, आने वाला समय इस धारा के और परिणामों को भुगतने में बहुत बहुत सज़ा भुगतेगा, बहुत हानिकारक होगी। उन्होंने बाइकआउट किया और बल्कि रिजाइन तक कर दिया। पंडित नेहरू ने इसको संविधान में तो नहीं जुड़वा सके स्थायी रूप में, ये कहा कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अस्थाई कुछ देर के लिए रख लो, ये उन्होंने किया। परंतु इसका दुष्परिणाम जो आए, अनेक आए, परंतु एक भारी ये आया कि रफ़ी अहमद किदवई और जो मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने जब ये बताया कि शेख अब्दुल्ला ने विदेशियों से मिलकर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से काटने की और अलग करने की सियासत रच ली है, तब वही पंडित नेहरू ने देशद्रोह के रूप में शेख अब्दुल्ला को 20 वर्ष से अधिक जेल में डालकर रखा। तो इसलिए धारा 370 उसी समय से तय हो गई थी। ये अलगाववाद की, कट्टरता की, आतंकवाद की और जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली धारा है और यह घातक 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 सिद्ध होगी। उस समय में पंडित नेहरू की जिद ने प्रेसिडेंट साहब से तत्कालीन एक और प्रस्ताव करा लिया। वह 35A के रूप में था, जिसकी संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी चर्चा नहीं हुई। केवल प्रेसिडेंट के हुकूमत से ऑडिट उनके हस्ताक्षर से 35A जोड़ दिया गया, जिसने सब प्रकार के अलगाववाद को प्रश्रय दिया। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जब संसद भी नहीं बनी थी और विधानसभा का भी गठन नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने पहला हमला कबायली फौज के रूप में 47 में किया। पंडित नेहरू किस दबाव में आए या उनकी क्या सोच बनी, उन्होंने अकस्मात एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया, यूएनओ में चले गए और उसका दुष्परिणाम निकला 78,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। यह देश के साथ एकता और अखंडता के साथ विश्वासघात था। उसी को POK भी कहा गया, कुछ लोग उसको POJK भी बोलते हैं। 1962 में फिर पंडित नेहरू ने एक देश के साथ विश्वासघात किया, भारत माता का भी अपमान किया। जब चीन तिब्बत हड़पने के बाद भारतीय हिमालय पर आया, उसने और एक्साई चीन आदि पर कब्जा कर लिया, तब पंडित नेहरू ने बिना किसी को विश्वास में लिए हुए एक स्टेटमेंट दे दिया कि वहाँ पर तो घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए चला भी गया तो कोई फर्क नहीं है। और ऐसे 43,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर भारत का चीन के अवैध कब्जे में चला गया।
और इस प्रकार से 2,22,000 वर्ग किलोमीटर जो विभाजन में पूरा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के विलय प्रस्ताव पारित करने पर भारत का अंग बना था, उसका 1,21,000 वर्ग किलोमीटर पंडित नेहरू जी की और कांग्रेस की गलतियों के कारण चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1,01,000 वर्ग किलोमीटर भारत के पास बचा है। परंतु 370 और 35A ने धीरे धीरे वहाँ पर आतंकवाद को, हिंसा को, अलगाववाद को और पाकिस्तान को जन्म दिया, जिसका परिणाम निकला कि वहाँ पर इस आतंकवाद में 41,000 से अधिक लोग मारे गए, कोई लगभग 15,000 से अधिक बच्चे यतीम बने, 8,000 से अधिक औरतें वह विधवा हुई और हजारों हजार बुजुर्ग बेसहारा हुए। यह 370 और 35A ने दिया। इतना ही नहीं है, इसके कारण लाखों लाख कश्मीरी पंडित, डोगरे और सिख उजड़े वहाँ से, और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा नरसंहार हुआ और कश्मीर में कश्मीरी की भी रक्षा करने में 370 और 35A पूरी तरह से विफल हुए। एक और इसका दुष्परिणाम निकला कि जम्मू रीजन जो कश्मीर से जनसंख्या में भी बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, वो 370 और 35A के विरोध में खड़ा हो गया। लद्दाख जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, वह भी पूरे का पूरा विरोध में खड़ा हो गया। और कश्मीर घाटी के अंदर के पंडित, डोगरा, सिख, शिया और वोरा आदि आदि और गुज्जर बकरवाल, यह भी 370 के विरुद्ध और कश्मीर के कश्मीरियों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बोलते थे। दुर्भाग्य से वहाँ पर प्रो भारत आवाज़ दबाते चले गए, मीडिया भी उभारने में सफल नहीं हो सका और भारत विरोधी स्वर जो थे वो उभरते चले गए, जिसके कारण देश गुमराह हो गया, वहाँ का नौजवान और जनता भड़कती चली गई। इस आड़ के अंदर जो कश्मीरी सियासतदान थे, उन्होंने एक काम खुले रूप से किया। जितना धन भारत दिल्ली से जम्मू कश्मीर को योजनाओं के लिए जाता था, उसको बेइंतहा वो लूटते चले गए। भ्रष्टाचार बढ़ा, अपराध बढ़ा, लूटमार बढ़ी और आम कश्मीरी ठगा सा रह गया। परंतु इस लूट को बचाने के लिए उन्होंने कश्मीरी नौजवान को और कश्मीरियों को भारत के विरुद्ध भड़काने का धंधा किया। यह एक दुखद घटना 370 और 35A की है। इसमें एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक है कि जिस समय जनसंघ बना, उसके बाद प्रजा परिषद के रूप में संघ की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हुआ। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके समर्थन में जम्मू कश्मीर आए। शेख अब्दुल्ला ने उनको बंदी बना लिया और उनको स्लो पॉइजनिंग करके उनको मौत दे दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता श्री ने पंडित नेहरू को पत्र भी लिखा कि मेरे बेटे को मरवाया गया है, इसकी जांच हो। पंडित नेहरू ने उस जांच करने पर मना कर दिया, उसकी जांच ही नहीं करवाई। और इस प्रकार से एक दुखदायी 370 और 35A आगे बढ़ा। कल और परसों के दिन ऐतिहासिक हैं, जब इस अलगाववादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी और प्रो पाकिस्तान 370 और 35A का सदा सदा के लिए राज्यसभा और लोकसभा ने अंत कर दिया। और इस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता जो 70 साल से खतरे में और थी, वह अब खतरे से बाहर निकलकर और भारत की एकता और अखंडता की संपूर्णता का इतिहास रचा गया। इसके लिए मोदी सरकार, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डाभोल आदि आदि सब लोग और सेनाएं, अर्धसैनिक बल और देश की जनता को बहुत बहुत बधाई है कि देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का
एक नए इतिहास का जन्म हुआ। क्या आपको लगता है कि 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर की समस्या, जो अलगाववाद, जो आतंकवाद हुआ, वो पूर्णतः रुक जाएगा? ऐसा आपको है, ऐसा भविष्य में आतंकवाद जैसी कोई समस्या जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी? ऐसा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख का पुनर्गठन होकर लद्दाख की जो एक मांग थी कि उसको यूनियन टेरिटरी मिले, वो मांग जो आज तक पेंडिंग चली आ रही काफी थी, लंबे समय से मांग थी और लद्दाख की। जबकि सब पार्टियां ये कहती थी देंगे, फिर भी देती नहीं थी। और इसलिए इस सरकार ने हिम्मत की और लद्दाख को यूटी देकर, लद्दाख को स्वायत्तता देकर एक बहुत बड़ा काम किया, जिसके कारण पूरा लद्दाख सदा से ऋणी रहेगा और खुशियों से भरपूर है। वह कश्मीर के प्रशासन के अंतर्गत और राजनेताओं के अंतर्गत अपमानित रहा, कुचला गया, भेदभावपूर्ण रहा, विकास से दूर रहा, विकास ही ढंग से नहीं हुआ। अब वह तेज गति से स्वयंभू विकास की तरफ बढ़ सकेगा और सुरक्षित भी अधिक होगा, और वहाँ पर समाज की कोहेसिवनेस भी अधिक मजबूत होगी। जम्मू और कश्मीर घाटी को एक प्रदेश बना दिया गया है, जिसको असेंबली दे दी गई है, मुख्यमंत्री रहेगा, परंतु उसको पूर्ण प्रदेश के दर्जे के लिए कहा, जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे उसको पूर्ण प्रदेश का दर्जा मिल जाएगा। परंतु 370 और 35 से हटने से और कुछ समस्याओं का निराकरण होगा और कुछ अच्छाइयाँ आएंगी। अभी पूरे जम्मू कश्मीर का हिंदू हो या मुसलमान हो या कश्मीरी हो, वह पूरे हिंदुस्तान में आता जाता था, नौकरी करता था, पढ़ाई करता था, व्यवसाय करता था, उसके प्रतिदिन के सैकड़ों ट्रक माल आकर हिंदुस्तान में बिकता था और वह निर्विघ्न रहता था। परंतु उसने पूरे हिंदुस्तान को अपने यहाँ से रोका हुआ था। यह जो एक अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनसेकुलर और इल्लीगल एक काम था, इस पाप और अपराध से मुक्त हुए। अब भारत के सब लोग जब वहाँ जाएंगे तो उनके साथ उद्योग जाएगा, व्यवसाय जाएगा, शिक्षा संस्थान जाएंगे, स्वास्थ्य संस्थान जाएंगे, और भी तरह तरह के संस्थान जाएंगे। उनको ज़मीनों की कीमत भी अधिक मिलेगी और इन सब से उनको रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग भी मिलेंगे, और इसलिए कश्मीर की गरीबी और बेरोज़गारी भी दूर होगी इसके से। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी ये ध्यान में आ गया है। अब जम्मू कश्मीर का अर्थ है पाकिस्तान के अवैध कब्जे का हिस्सा भी जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के बारे में भी ध्यान आ गया कि चीन के अवैध कब्जे में अक्साई चीन का एरिया भी लद्दाख का क्षेत्र है। स्वाभाविक है, इन देशों के तो समझ में आएगा और इन क्षेत्रों में भारत से एकीकरण की बहुत सुंदर स्वर उठेंगे, जो नए एक इतिहास को जन्म देंगे। पाकिस्तान, चीन जुल्म करेंगे और ये भारत की इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। भारत और विश्व को भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के वो विरोध में जाएंगे, क्योंकि उनका कोई लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, मॉरल, डेमोक्रेटिक क्लेम इन एरियाज़ पर नहीं है। तो ये होगा, और इधर वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, और इस पर्यटन और तीर्थाटन के बढ़ने के कारण कश्मीरियों में खुशहाली आएगी। कश्मीर धरती का स्वर्ग था, जो जहन्नुम में, नर्क में बदल गया था, वो फिर से स्वर्ग के रूप में खिलाएगा। बंदूक का, पत्थरबाज का, गोली बम फटने की और पाकिस्तान झंडे लहराने के स्कोप घटते चले जाएंगे। तो भी आज ऐसे कुछ नेता और लोग बचे हैं जो अभी भी सुधरे नहीं हैं और सीखा नहीं है, और इसलिए वो कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। परंतु एक बात पक्की है, अर्धसैनिक बल पहले भी रहते थे और डिप्लॉय होते थे, पुलिस पहले भी रहती थी, डिप्लॉय होती थी, परंतु उस सब के बावजूद ही पत्थरबाज बाहर निकलते थे, सेना और पुलिस पर हमला करते थे। आज अभी
इस बार गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Are you ready? मगर कैसे बॉस? With classy and elegant style. जैसे कि मैं भाजी जैसे अपना प्रयाग बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रयाग जैसा। जो है बात फिटिंग्स का king. और हम किंग्स की चॉइस। Let's do it like प्रयाग. भी नहीं निकला है। आज का स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला का आया कि वो कोर्ट में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, और धारा 370 से कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये है। बाकी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा, गुलाम नबी आज़ाद, ये कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत को उजाड़ने वाले और बर्बाद करने के कसूरवार हैं। वो कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, कोर्ट संविधान से बाहर नहीं जा सकता। कोर्ट जो है किसी भी तरह के अन्याय के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज तक कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में जो धारा 370 और 35A से देश को क्या लाभ हुआ, जम्मू कश्मीर को क्या लाभ हुआ, कश्मीर घाटी को क्या लाभ हुआ, एक भी पॉइंट पूरी डिबेट में कोई नेता रख नहीं सका। और आज तक 370 और 35A के ये फ़ायदे हैं, एक भी आर्टिकल नहीं है। परंतु इनसे कैसी बर्बादी हुई, इसके हजारों हजार आर्टिकल आज भी मिलते हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि 370 और 35A चाहने वालों ने आज तक और इस पूरी राज्यसभा और लोकसभा की डिबेट में किसी ने नहीं बताया कि ये फ़ायदे, ये फ़ायदे, ये फ़ायदे हुए जिसके कारण ये नुकसान हो जाएगा। केवल वो भड़काने वाली बातें करते रहे, गुमराह करने वाली बातें रहे, और इस तरह से उन्होंने किया और एक्सपोज हो गए। कांग्रेस टूटने के कगार पर चली गई, बिखरने के कगार पर चली गई। आधे से ज़्यादा विपक्षी दल 370 हटाने और 35A को हटाने के समर्थक बनकर खड़े हो गए। वो 370 से धारा से इतने आहत महसूस करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, जो ये कहते हैं कश्मीरी आहत महसूस करते हैं, वो सिर्फ झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। और इसलिए जो झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं उनको इस बात की अकल होनी चाहिए कि अब कश्मीरी उनके भड़काने पर नहीं चलने वाला। परंतु तो भी पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, वहाँ पर भड़काने वाली, तोड़ने वाली एजेंसियां हैं। इसलिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक और उनके पास संदेश भेजा है कि आप एक नया हिंदुस्तान, एक नया जम्मू कश्मीर जन्म ले चुका है, इसमें चलो तो आपको जो आज तक नहीं मिला वो मिलेगा, और जो बर्बाद हुआ है आगे बर्बादी बच जाएगी। ओवैसी इस देश में वो नेता हैं जो इस देश को भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन होने के विरोधी हैं। वो हमेशा इस देश में धर्म पर बांटने का काम करने वाला नेता है। फिर उसके नाम पर भड़काना, गुमराह करना और लड़वाने के काम का नेता है। इसलिए भारतीय संविधान के और लोकतंत्र के और मानवीय आधारों के अनुसार जनता उसको रिजेक्ट करती जा रही है, और एक दिन उसका हश्र होगा कि लोग उसको ठीक ढंग से पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उसकी छवि जोड़ने वाली नहीं है, तोड़ने वाली है। उसकी छवि सलामती वाली नहीं है, भड़काने वाली है। इस रूप में ओवैसी अब इतिहास के अंदर जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक बात बता देता हूँ, पिछले 4 वर्षों में और इस एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने हर बार रमज़ान और ईद पर और सीज़ फायर किया है ताकि रमज़ान खूनी ना हो और ईद खुशियों के साथ लोग मना सकें। परंतु पाकिस्तान ने हर बार रमज़ान और ईद को खून में बदला। पाकिस्तान तो इस्लाम और मुसलमानों का भी सका सिद्ध नहीं हुआ। इसी तरह से कश्मीर के चंद आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता और हिंसा में फंसे हुए लोगों ने भी इसको खूनी ईद बनाया, खूनी रमज़ान बनाया। वो धीरे धीरे आइसोलेट हो रहे हैं, और इसलिए उनको भड़का भड़का कर कुछ लोग चाहते हैं कि वहाँ खून बहाया जाए। अब 41,000 मर चुके हैं, अब कश्मीरी और मरेगा,
और अपने आप को मरवाएगा, इसकी गुंजाइश मिनिमम है। और वह मिनिमम गुंजाइश भी ना हो, कश्मीरी फले फूले, यह व्यवस्था आज की हुकूमत ने हिम्मत से की। भड़काने वाले भड़काने में लगे हैं। अभी तो 2 दिन में कोई भी मुसलमान भड़क कर बाहर नहीं निकला है। इतना ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी इतना भड़काने के बाद, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे और नीतीश की पार्टी हो, किसी ने भी हिंसात्मक भड़काने वाला जलसा जुलूस प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके वर्कर भी आज उनके साथ ढंग से नहीं है। कोशिश बहुत की कश्मीरियों को भड़काने की, इस 2 दिन में कोशिश बहुत की हिंदुस्तानियों को भड़काने की, परंतु ये लोग भड़काने में असफल सिद्ध हुए हैं। यह देश को समझना चाहिए। धारा 370 हट गई, राम मंदिर की सुनवाई दिल्ली कोर्ट में हो रही है, सत्र इस बार खत्म हो गया। क्या लगता है अगले सत्र में कॉमन कोर्ट जो था, ऐसा है कॉमन कि सिविल भारत कोड सरकार की जो मुख्य प्रधान बातें हैं वो ये है कि इस देश के अंदर बेछत वालों को छत मिले, बेघर वालों को घर मिले, जिनको रोटी नहीं है उनको रोटी मिले, जिनके बैंक अकाउंट नहीं खुले उनके बैंक अकाउंट खुले, जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको गैस कनेक्शन मिले, और देश में जाति के नाम पर छुआछूत ना हो, धर्म के नाम पर फसाद दंगे ना हो, देश में गंदगी नहीं हो, स्वच्छता आए, देश में प्रदूषण नहीं बढ़े, पर्यावरण आए। ऐसे सारे मुद्दों पर आज भारत सरकार काम कर रही है ताकि एक महान भारत बने। योग विश्व में निरोग का रास्ता बन गया है। गीता प्राणी मात्र की समस्याओं के समाधान का मार्ग बन गया है। और इसी प्रकार से जो अंदरूनी और आंतरिक समस्याएं, मुसलमान आज ये सोचने लगा है, ईसाई भी सोचने लगा है। मेरा 25 लाख से अधिक मुसलमानों से 16 साल में सीधा संवाद हुआ है। 25 से अधिक मुस्लिम देशों के डिप्लोमेट से मेरा संवाद हुआ है। 7-8 लाख ईसाइयों से और 15 के लगभग ईसाई देशों से मेरा संवाद हुआ है। लगभग 30 लाख बौद्ध, चाहे पूज्य बाबा साहब से बने चाहे वैसे हिमालयन बौद्ध थे उनसे, और 30 के अधिक बौद्ध देशों से संवाद हुआ है। और इसलिए भारत ये आज एक शक्तिशाली देश के रूप में जा रहा है। और इसलिए प्राइम फोकस करते हुए ऐसी जो विघटनकारी देश के विकास की बाधाएं हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए संकट हैं, उन समस्याओं का निराकरण एक हो गया कि जो 8 करोड़ 40 लाख मुस्लिम महिलाएं और अत्याचार अन्याय सह रही थी, तलाक, ट्रिपल तलाक, हलाला की, उनसे मुक्त करवाकर महिला सशक्तिकरण का एक वैश्विक इतिहास भारत ने रचा है। इसी तरह से अलगाववाद, कट्टरवाद, हिंसा से मुक्त करके देश की एकता और अखंडता को 370-35 से हटाकर किया है। प्रतीक्षा करते रहिए, ये समस्याएं भी हल होंगी और भारत तेज गति से विकास के मार्ग पर भी दौड़ता चला जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा बस आपसे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपकी क्या राय है, क्या वो लाना चाहिए? ऐसा है, इस देश के बारे में एक बात सबको समझनी चाहिए, आपका चैनल उन बातों को पक्का पहुंचाएगा, और वो ये है कि जो पूरे विश्व की धरती है, उस धरती का हमारे पास 3.4% के लगभग है। पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 16.7% है। इसलिए हमारे पास जनसंख्या का विस्फोट बहुत बढ़ गया है। आज प्रश्न खड़ा है कि धरती के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर जनसंख्या का विस्फोट बढ़ता गया तो उसको पानी कैसे मिलेगा, इंसान को वायु कैसे मिलेगी, खाद्यान्न कैसे मिलेगा, निवास कैसे मिलेगा, तो इसका अभाव खड़ा होता जाएगा तो देश संकट में पड़ जाएगा। पानी के अभाव में वो फिर रक्तपात करेगा, खून पिएगा। क्या ऐसा देश चाहते हैं?
इसलिए ये ना मजहब से जुड़ा है, ना जाति से जुड़ा है, ना पार्टी से जुड़ा है। भारत एक खुशहाल देश हो, सुरक्षित रहे, इसलिए सब ने मिलकर इस बात को सोचना चाहिए। आने वाला कल का भारत अगर ऐसे ही जनसंख्या इस बार गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Are you ready? मगर कैसे बॉस? With classy and elegant style. जैसे कि मैं भाजी जैसे अपना प्रयाग बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस प्रयाग जैसा। जो है बात फिटिंग्स का किंग। और क्लिक्स की चॉइस। Let's do it like प्रयाग। विस्फोट में फंसा रहा तो क्या लोगों को खाद्यान्न मिल पाएगा? क्या लोगों को जल मिल पाएगा? क्या लोगों को छत मिल पाएगी? क्या लोगों को सांस लेने के लिए पर्यावरण मिल पाएगा? क्या लोगों के उपचार के लिए औषधियाँ, वनस्पतियाँ मिल पाएंगी? क्या देश के अंदर वातावरण में एक घुटन नहीं खड़ी हो जाएगी? और इसलिए इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए ज़रूरी है कि एक तो जो अतिरिक्त घुसपैठ आदि के रूप में जनसंख्या आई है वह दुनिया के देश बांटें, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, वो बांट लें। और दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण, यह आवाज़ उठानी चाहिए, ज़रूरी है। मैंने मुसलमानों से, ईसाइयों से, जैनियों से, बौद्धों से, सब पार्टियों से, सब दलों से की है। इस पर राजनीति ना करके भड़काकर देश को एक गहरे गड्ढे में ढकेलने के बजाय उससे बचाएं और कहीं ना कहीं सब मिलकर इस आवाज़ को उठाएं कि अपने रिसोर्सेज के अनुसार हमारी जनसंख्या हो और जनसंख्या के अनुसार हमारे रिसोर्सेज अच्छे बने। इसके लिए करेंगे तो मुझे लगता है देश का भविष्य अति खुशहाल और सुंदर बनेगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करना यह सबके हित में है, किसी के भी अहित में नहीं है। जो इसके किसी के हित में कहते हैं वह एक किस्म से मानवता विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, खुशियाँ और खुशहाली विरोधी हैं। ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए और सरकार भी इस पर तरह तरह से विचार करती जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसी सब समस्याओं को सरकार एड्रेस कर रही है और मुझे ये पूरा भरोसा है इस समस्या को भी सरकार एड्रेस कर रही है, समय पर इसका उपचार भी करेगी। इंद्र जी, आप हमारे शो में आए, आपने हमसे बातें करी, सारे खुल के आपने हमसे बातें करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी आपको बहुत बहुत बधाई है। आपके चैनल इस देश में व्यापक जन जागरण करते हैं, आगे करते रहें ताकि देश समस्याओं से समाधान की ओर बढ़े, कुरीतियों से भाईचारे की तरफ बढ़े, हिंसा से शांति और सलामती की तरफ बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आपका चैनल उस इतिहास को लिखेगा जिसमें लोग ये कहेंगे कि इस चैनल ने देश के विकास में और देश के निर्माण में भूमिका निभाई है। इस चैनल ने देश के अंदर बिगाड़ नहीं पैदा किया है, टकराव नहीं पैदा किया है, भड़काने का काम नहीं किया है और इसने इस देश को रास्ते पर लाने में भूमिका निभाई है। इसकी मैं शुभ कामना करता हूँ। और रक्षाबंधन आ रहा है, आगे ईद भी आएगी और देश का विभाजन और स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। इस समय पर देशवासियों को अपील करूँगा, छुआछूत से और मजहबी उन्माद से मुक्त हों, प्रदूषण से और गंदगी से मुक्त हों, बेटी बोझ से मुक्त हों और सब मिलकर भारत को बनाएं। और इस चैनल को, इस काम में सब देशवासी सहयोग करें। आपको बहुत बहुत बहुत